हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुक केमिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, ये बुक केमिस्ट्री क्लासेस एक यूनिक चैनल है जहां पर आप केमिस्ट्री को लर्न करेंगे बाय बुक रीडिंग। ठीक है, तो मैक्सिमम आप बुक रीडिंग के थ्रू अपने केमिस्ट्री के नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। और ये कोई भी टॉपिक्स रहे, मतलब कोई सा भी यहाँ पे इस मतलब रहेगा आपका आईआईटी जेई नीट गेट टीआईएफआर सीएसआईआर नेट, कोई सा भी कंपटीशन रहेगा, सबका कंटेंट इस चैनल में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच। 1.1 इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है? केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस। साइंस में कौन सा रोल करता है? सेंट्रल, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इज ऑफन इंटरविन विथ अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। मतलब इसका कहने का ये मतलब है, जो हमारा केमिस्ट्री है वो मेन रोल प्ले करता है। वो हमारा मेडिसिन में यूज हो सकता है, कॉस्मेटिक में यूज हो सकता है, बहुत सारा यूज हो सकता है। और ये इंटरकनेक्टेड है। हम फिजिक्स से भी इसको क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम फिजिक्स से रिलेट कर सकते हैं, मेडिसिन से बायोलॉजी जूलॉजी उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरियाज। ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा एरियाज, मतलब केमिस्ट्री का बहुत सारा एरिया अभी हमने आप बताया आपको। कॉस्मेटिक हो गया, जैसे यहाँ पे कि वेदर पैटर्न्स क्या है उस हम केमिस्ट्री से स्टडी करके समझते हैं। फंक्शनिंग ऑफ अ ब्रेन, हमारा ब्रेन का क्या फंक्शन है, कैसे करता है। और ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, समझ रहे हो? वेदर का पैटर्न्स कैसा है, ब्रेन कैसे फॉर्म, मतलब फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो उसका फंक्शनिंग कैसा है, ब्रेन कैसे वर्क करता है, न्यूरॉन सेल्स कैसे आता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है क्या है, वो सब सब केमिस्ट्री में ही आता है। ठीक है, आपको ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर करना है। प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर फर्टिलाइजर्स, अल्कलीज, एसिड, सॉल्ट्स, डाइस, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, मेटल्स, एलॉयज एटसेट्रा। मतलब आप सोच लो, कोई सा भी आपका फील्ड यहाँ पे छूट नहीं रहा है। पहला आपने क्या बोला? वेदर पैटर्न पढ़ा, फिर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन कैसे होता है उसमें भी केमिस्ट्री है, फिर ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर चला तो उसमें भी केमिस्ट्री है, फिर प्रोडक्शन केमिकल इंडस्ट्री, जो प्रोडक्शन केमिकल इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है उसमें भी केमिस्ट्री है। जो फर्टिलाइजर्स, अभी आप सोचो कि अगर फर्टिलाइजर्स ना होता तो आज कितना भुखमरी होता। ठीक है, जैसे हमारे पास आज सपोज लो कि छोटा सा मतलब खेत है। ठीक है, अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ता गया तो हमारे पास क्या एक समय आएगा कि वो उसी अन्न से हम लोग खा सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं? नहीं, उसके हल में क्या आ गया? फर्टिलाइजर्स हम लोग ऐड करते हैं, इससे उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो आप समझ लो केमिस्ट्री का कितना अच्छा रोल है यहाँ पे। अल्कलीज हो गया आपका बेस, एसिड हो गया, सॉल्ट्स हो गया, डाइज, डाइज मतलब जो कलरिंग होता है, जिससे पेंट होता है, ये सब में आपका यूज होता है। पॉलीमर्स हो गया, पॉलीमर मतलब आपका पॉलीथीन हो गया, कोई सी बॉटल्स हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। आपका ये पाइपलाइन में जो ये लगता है वो सब यूज है। और ड्रग्स हो गया, सोप्स हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, मेटल्स, अलॉयज एटसेट्रा, इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल। तो आप सोच लो केमिस्ट्री हर जगह फैला हुआ है। ठीक है, उसका कोई ऐसा अंत नहीं है जहाँ जहाँ तक देखा जाए। ठीक है, केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन अ बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी। ये एक तरह से नेशनल इकोनॉमी को भी बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। ठीक है, इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे आपको अभी बोला कि जैसे आपको एग्जांपल दिया फूड का, मतलब खेत का दिया कि वहाँ पे अगर प्रोडक्शन कम होगा तो हम लोग भूखे मर जाते हैं, हमारे पास उतना होता ही नहीं है, इसलिए हम फर्टिलाइजर से उसको क्या है, प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं उसका। ठीक है, और हमारा इससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होता है, और हम लोग कंट्रीब्यूट, मतलब केमिस्ट्री वाले कंट्रीब्यूट भी करते हैं। आप सब लोग केमिस्ट्री कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। दिस इज exemplified by the large scale production of a variety of fertilizer। अभी आपने देखा वही एग्जांपल जहाँ पे मैंने बोला था, वही आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड। हम लोग खेतों में क्या करते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जाते हैं डालते हैं, क्योंकि क्यों डालते हैं? क्योंकि जो भी कीड़े रहते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री ही से ही देन है कि वो जो हम लोग बनाते हैं उसको। अब देखो, केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड मेक्स पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स। अब आप ये सोचो कि पहले अगर आप बीमार होते थे, ठीक है, आपका आयुर्वेदिक जो भी दवा होता था ठीक था, बट अभी हम लोग क्या करते हैं, उसी मेडिसिन नेचुरल सोर्स को मतलब लेके उसको हम सिंथेसिस करते हैं मेडिसिन, मतलब दवा बनाते हैं उससे, जिससे हम अपने डिजीज को क्योर कर सके। ठीक है, तो आप केमिस्ट्री का यही रोल समझ लो कि आज के समय कोरोना वायरस है। ठीक है, अगर कोरोना वायरस आया, ये तो वायरस तो आता ही रहता है, बट इस समय क्या हमारा टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो चुका है, इतना ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो चुका है, बहुत इम्प्रूव हो चुका है
कि हम लोग कुछ बहुत ही कम सेकंड में उसका वायरस का वैक्सीन निकाल देते हैं, उसका एंटीबायोटिक सब निकाल लेते हैं, ये सब देन है केमिस्ट्री का आपका, ठीक है। तो सम ऑफ दिस ड्रग, जैसे कौन से मतलब कुछ ड्रग का नाम बोला जाए तो सिस्प्लेटिन, ये कहाँ पे यूज होता है, एंटी कैंसर ड्रग में होता है। जैसे आपको किसी को कैंसर हो जाता है तो उसके लिए हम लोग सिस्प्लेटिन उसको देते हैं, ठीक है। एंड टेक्सोल विच आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी, कहाँ पे यूज होता है सिस्प्लेटिन टेक्सोल कैंसर थेरेपी में, ठीक है। द ड्रग AZT अजीडायोथाइमाइड थाइमिडीन इज यूज्ड फॉर हेल्पिंग एड्स पेशेंट, AIDS एड्स पेशेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंस, आप समझो केमिस्ट्री का कहाँ कहाँ तक है। आप ऐसा समझ लो कि केमिस्ट्री ही आपका साइंस है, मेन साइंस तो देखा जाए तो अपने क्वालिटी को, नेशनल इकोनॉमी जो भी है सब कुछ केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट करा, मेडिसिन से लेके फर्टिलाइजर से लेके सब कुछ केमिस्ट्री का ही देन है, ठीक है। Chemistry contributes to a large extent in the development and growth of a nation. अभी हमने पढ़ा with a better understanding of chemical principles, it has now become a possible to design and synthesis new material having specific magnetic, electric and optical properties. ठीक है, आजकल हम इतने हमारा मतलब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका कि हम मॉलिक्यूल को ये भी बता सकते हैं कि वो डी कन्फिग्रेशन है कि एल कन्फिग्रेशन है, ये आपको अभी नहीं समझेगा। ये एक्चुअली होता है स्टीरियो केमिस्ट्री में आता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन सा कंपाउंड है कौन सा नहीं है, आपको ये अभी मैं अगर थोड़ा सा एग्जांपल आपको देने जाऊं कि इसका क्या यूज है, तो आप ये समझ लो कि अगर हम जो मेडिसिन लेते हैं, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, कोई सा भी मेडिसिन हो गया, ठीक है। अगर हम कोई मेडिसिन लेते हैं, अगर हमें डायरेक्ट बोल दिया जाए पैरासीटामॉल, तो एज अ साइंस स्टूडेंट हमें ये पूछना पड़ेगा कि ये कौन सा पैरासीटामॉल है, आर है कि एस है कि डी है कि एल है। अब वो बोलोगे कि अब डी और एल क्या होता है, डीएल ये होता है हर एक मॉलिक्यूल का एक डेक्स्ट्रो रोटरी एक लियो रोटरी, या एक आर होता है कन्फिग्रेशन है तो एस होता है, ठीक है। मतलब एक मॉलिक्यूल का भी दो पार्ट होता है, ये समझो आप। ऐसा नहीं पैरासीटामोल ले लिया कोई सा भी ले लिया, पैरासीटामोल भी दो टाइप्स के होते हैं। अभी कोई सा भी हमारा क्या होता है, हमारा कोई मतलब पैरासीटामोल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई सा भी मेडिसिन ले लो, जो भी बनाते हैं मतलब मेडिसिन बनता है कंपनी में, वहाँ पे स्टडी किया जाता है कि ये कौन सा हम लोग को दिया जाए, ये डी दिया जाए या एल दिया जाए, ठीक है। अगर बाई चांस हमारे हमारे बॉडी में एल दे दिया गया जो कि हमारा बॉडी सूट नहीं किया, तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये समझ लो कि हमारे अंदर ये हमारे पास ये नहीं कि मेडिसिन बन जाए, मेडिसिन बनने के बाद हमें ये भी देखना है कि कौन सा लेना है, उसमें डी बनाना है कि एल बनाना है। तो आप ये समझ लो केमिस्ट्री कितना यूजफुल है, ठीक है। अगर हमें ये सब जानकारी नहीं होता तो आज कितनी सारी डेथ हो जाती, ठीक है। This has led to the production of superconducting ceramic, conducting polymers, ऑप्टिकल फाइबर्स एटसेट्रा, ठीक है। ये सब अभी हमने देखा है, ऑप्टिकल फाइबर जो हमारा इंटरनेट चलता है, ऑप्टिकल फाइबर पे ही मतलब वायर से ही वहां से इंटरनेट होता है, ठीक है। तो कितना वास्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। केमिस्ट्री हैज हेल्प इन स्टेबलाइजिंग इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर यूटिलिटी गुड्स लाइक एसिड्स, एसिड आपको पता ही है, एल्कलीस, डाइस, पॉलीमर्स, मेटल्स। एसिड आपको अभी जनरल आप क्लास 11th में तो आपको अभी पढ़ाया जाएगा आगे वाले चैप्टर में। एसिड ऐसा चीज होता है जो H+ डोनेट करे, इसमें लेविस एसिड होता है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो, बहुत सारे होते हैं, तीन चार टाइप्स के होते हैं। बट आप अभी ये समझो एसिड जो होता है जो H+ डोनेट करे, ठीक है। अल्कलीज आपका क्या होता है जो OH- लिबरेट करे, ठीक है। डाइस, पॉलीमर, metals, etc. These industries contribute in a big way to the economy ऑफ अ नेशन एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आप मतलब ये इंडस्ट्री भी खोला जाता है, इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, सबको रोजगार मिलता है, मतलब ये समझ लो कि इकोनॉमी को भी हेल्प मिल रहा है, प्लस अपना जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे, ठीक है। तो ये सब आपका केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है। इन रिसेंट ईयर, अभी रिसेंटली कुछ ईयर में, केमिस्ट्री हैज हेल्प इन डीलिंग with some of the pressing aspects of environmental degradation with a fair degree of success. Safer alternative to the environmentally hazardous refrigerant like CFC। अब ये बोलो CFC क्या होता है। अब अभी फ्रीज फ्रीज आप हर घर में लगभग फ्रीज होगा, ठीक है। और फ्रीज में जो गैस होता है, पहले हम लोग क्या करते थे, क्लोरो मतलब CFC यूज करते थे, दैट मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। ये बहुत ही इन्वायरमेंट के लिए हैजार्डस था, तो हम लोग डे बाय डे उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने जो यूज कर लिया वही हमारा परमानेंट हो गया, नहीं, हम अपने इन्वायरमेंट को भी देखते हुए उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंट को ज़्यादा तकलीफ ना हो या ज़्यादा उसमें इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो हम लोग उसको भी कर रहे हैं।
रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन। जो अपना CFC था उससे क्या होता था, जो ओजोन डिप्लेशन होता था। अब आपका ओजोन क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन होने से क्या खतरा है हमें, देखो अगर ओजोन हमारा जो अपर मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर पर जो ओजोन लेयर है, ठीक है, अगर ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा तो आपका जो सनलाइट है वो डायरेक्ट, जो सनलाइट में तो बहुत सारे होते हैं, विजिबल रेज भी होता है, यूवी रेज भी होता है। अब आप बोलोगे भैया विजिबल रेज क्या होता है, यूवी रेज क्या होता है। विजिबल रेज ऐसा रेज होता है जो हम नॉर्मल आई से देख सकते हैं, ठीक है, जो भी कलर होते हैं ये सब रेड ब्लू ये सब विजिबल रेंज में आते हैं। यूवी लाइट का आप ये समझो कि बहुत ही ज्यादा मतलब विजिबल से बहुत तगड़ा, अगर आपके शरीर पे पड़ जाता है सॉरी यूवी लाइट, तो आपके शरीर पे होल भी पड़ सकते हैं, छेद भी हो सकते हैं, आपको डिजीज भी हो सकते हैं, ठीक है, आपका आपका स्किन जल भी सकता है। तो ये सब देखते हुए हमारा ओजोन लेयर क्या करता है, सनलाइट के यूवी लाइट को रोकता है, ठीक है। अगर यही ओजोन लेयर ना रहे तो हमारा यूवी लाइट डायरेक्ट हमारे बॉडी पे पड़े और हमारा बॉडी मतलब उस पर इफेक्ट करेगा, हमारा जल भी सकता है। आप ये समझ लो ओजोन ओजोन कितना इंपॉर्टेंट, ओजोन लेयर कितना इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर कहाँ पे अगर आपको पूछा जाए तो स्ट्रेटोस्फेयर पे, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। हैव have been successfully synthesized. However, many big environmental problems continue to be matters of grave concern to the chemist, ठीक है। हालांकि बहुत सारे environmental problem हैं, जैसे कि पॉलीथीन आज हम लोग बना दिए, पॉलीथीन क्या होता है, एक बार बन गया हो तो उसको डिग्रेड होने में बहुत मतलब ना के बराबर बहुत सालों लग जाते हैं, डिग्रेड होता ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, तो उस पर भी वर्क डे बाय डे हो रहा है, ठीक है। वन सच प्रॉब्लम, क्या सच प्रॉब्लम इज द मैनेजमेंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। अब आप बोलोगे भैया ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस ये गैस होता है जो एनर्जी मतलब जो हीट को कंजर्व करे, जैसे सनलाइट से हीट आया, ठीक है, सनलाइट अगर हमारे पास वो जो मतलब ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस क्या करेगा, उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। लाइक जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या करते हैं, हीट मतलब जो सनलाइट के सन से जो आता है रेज उसके हीट को एब्जॉर्ब कर रखते हैं, जिससे अपना जो इन्वायरमेंट रहता है थोड़ा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। आपको ओजोन मतलब ग्रीन हाउस गैसेस पूछा है तो आपको क्या बोलोगे, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस, यूज ऑफ एंजाइम फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू एक्सोटिक मटेरियल आर सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केमिस्ट, ठीक है। आपको ये बता दूं कि एंजाइम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो अब ध्यान से सुनना है इस बात को। एंजाइम अगर हमारे बॉडी में एंजाइम होता है जो कि कैटलिस्ट होता है, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक है, इतना हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। ये आप आगे क्लास में पढ़ोगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ये सब क्या होता है, ठीक है। आप ये समझ लो एंजाइम एक कैटलिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जो रेट को बढ़ाता है। अब आप ये समझो अगर हमारे बॉडी में एंजाइम नहीं होता तो हम जो खाना खाते हैं, जो दिन में खाना खाते हैं, उसको 10 साल 15 साल वो खाने को पचने में लग जाता। अभी आप खा रहे हो खाना सुबह में, आपका शाम तक पूरा पच जाता है, फिर से आपको भूख लग जाता है। ये सब देन है एंजाइम का, समझ रहे हो आप कितना गॉड ने हमें गिफ्ट दिया, इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स। अगर हमने बॉडी में ही देखा जाए तो इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स हैं, तो हमें उसको फील करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हो गया केमिस्ट्री का ही। डेवलपिंग कंट्री, अच्छा डेवलपिंग कंट्री क्या होता है, जैसे इंडिया हो गया, जो डेवलप्ड अभी नहीं है, अभी डेवलप कर रहे हैं, इस मतलब वो लोग उस फेज में है कि हाँ डेवलपिंग कर रहे हैं, मतलब अभी प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया नीड्स टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट। अब आप जैसे मतलब फ्यूचर जनरेशन हो, अगर बाई चांस आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप केमिस्ट्री फील्ड में आओगे, ठीक है। आगे चल के आप BSc करोगे, फिर MSc करोगे, MSc में आप केमिस्ट्री ले सकते हो, आगे चल के आप रिसर्च करोगे उस पर। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो एक डेवलपिंग कंट्री के लिए क्रिएटिव माइंड थिंकिंग वाला मतलब अच्छा खासा केमिस्ट्री चाहिए, केमिस्ट चाहिए, ठीक है, जो इस चीज पे काम कर सके। फॉर एक्सेप्टिंग सच चैलेंजेस, सब चैलेंजेस जैसे पॉलीथीन को कैसे डिग्रेड किया जाए, उसका अल्टरनेटिव क्या है, बहुत सारे चीजें कि हम और क्या इंप्रूव कर सकते हैं, ये सब हो गया। टू बी अ गुड केमिस्ट, अब क्या होना चाहिए गुड केमिस्ट के लिए, एंड टू एक्सेप्ट सच चैलेंजेस वन नीड्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपको अच्छा केमिस्ट बनना है, अगर आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को समझना चाहिए। केमिस्ट्री है क्या, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसके मोल्स क्या होते हैं, किलोग्राम, ऐसा यूनिट क्या क्या है, यहाँ पे आपको एक एक चीज समझना पड़ेगा। मैटर क्या होता है, किससे बना है, मास क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। तो विच बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, लेट्स स्टार्ट। अब मैटर यहाँ पे आया तो अभी हमने स्टार्ट करेंगे मैटर को। लेट्स स्टार्ट विद द नेचर ऑफ मैटर। अब मैटर मतलब
यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है कि केमिस्ट्री का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है यूज है। अभी आपने देखा पूरा पैराग्राफ जो भी हमने पढ़ा, और लास्ट में ये बोल रहा है कि अगर आप डेवलपिंग कंट्री में एक अच्छा केमिस्ट, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो आपको अगर अच्छा केमिस्ट बनना है तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए केमिस्ट्री का, ठीक है, कि मैटर क्या होता है, जो केमिस्ट्री जिससे बना हुआ है एक चीज, मैटर, मैटर कहाँ से आया, क्या होता है, उसके बारे में जानिए। मतलब सिंपल सा बोला जाए तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे, सॉरी, दैट इज 1.2 नेचर ऑफ मैटर। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द टर्म मैटर। आपको पता होगा मैटर क्या होता है, आपने नाइन्थ में टेंथ में कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा मैटर शब्द को, ठीक है। तो मैटर को क्या बोलते हैं, मैटर को क्या बोलते हैं, एनीथिंग, मतलब कुछ भी। आप रूम में बैठे हो, ठीक है, आप आजू बाजू देखो, आपके पास सामान जो रखा हुआ है, एनीथिंग जिसके पास मास हो और थोड़ा सा भी जगह ऑक्यूपाई करता हो ना, उसको मैटर कहेंगे। जैसे आपके पास, आपने पेन लिया है, ठीक है, आप पढ़ रहे होगे तो आप पेन लेके बैठे होंगे, बुक लेके बैठे होंगे, बैग होगा, बुक होगा, चार्जर होगा, मोबाइल होगा, सभी मैटर है। क्यों मैटर होगा, आप अभी समझ गए मैटर का क्या डिफिनेशन होता है। मैटर का देखो कंडीशन यही है कि भाई जब उसके पास मास होना चाहिए और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, ठीक है। तो आप कोई भी चीज ऐसा ले लो, सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो, गैस ले लो, एनीथिंग वहां पे बोला है जिसके पास मास हो और क्या करे, ऑक्यूपाई स्पेस करे, ठीक है। फ्रॉम योर अर्लियर क्लास आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। और उसका डिफिनेशन हम यहाँ पे बोल रहे हैं, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, वाटर, एयर, एनीथिंग, ऑल लिविंग बींग्स, हम लोग जो इंसान है, ह्यूमन, मच्छर हो गया आपका, चींटी हो गया, सब मैटर है, ठीक है, composed of matter. You know that they have mass, उनके पास मास होता है, and they occupy space, ठीक है। Let's recall the characteristics of the states of matter which you learned in your previous classes. आपने characteristics भी पढ़ा होगा उसका मैटर का, उसको रिकॉल करते हैं, ठीक है। नाउ 1.2.1 इज स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, यहाँ का इसका ये मतलब है कि मैटर का क्या होता है। कुछ मैटर आपके सॉलिड भी दिखते हैं, कुछ लिक्विड भी दिखते हैं, कुछ गैस भी दिखते हैं, ठीक है। तो आपको मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। हायर स्टडी में जाओगे तो 5 टाइप्स हो जाएंगे, बट अभी आपके लेवल तक 3 टाइप्स है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो यू आर अवेयर दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, with solid, liquid and gas. The constituents particle of matter in these 3 states can be represented as shown in figure 1.1, जो कि अभी हम देखेंगे। Particles are held very close to each other in solid in an ordinary orderly function and there is not much freedom of movement, ठीक है। अब देखो, मैं आपको पहले पढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है, क्यों बोलते हैं उनको। देखो क्या होता है, ये देखो, ये आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर ये मॉलिक्यूल बहुत पास में है, ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। अगर ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, एक नहीं बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, सब पास पास में होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सॉलिड, ठीक है। मतलब इनका जो होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, देखो मैटर के अंदर होता है पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स, ठीक, पार्टिकल्स, जब हमने आपको क्या बोला, सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं, वही बोल रहा है, पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। और इन ऑर्डरली फैशन देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जब पास पास होंगे भाई साहब तो कैसे मूवमेंट होगा, ठीक है। तो उसको आप समझे सॉलिड इसको क्यों बोलते हैं। हमारा मैटर्स के अंदर होता है, क्या होता है, मैटर्स के अंदर होता है पार्टिकल, और पार्टिकल हमारा क्या होता है, बहुत पास पास होते हैं, इसी चीज को क्या बोलेंगे, हम सॉलिड बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट, ठीक है, पार्टिकल्स तो पास पास रहते हैं बट दे कैन मूव अराउंड, उतना भी पास नहीं रहते कि हाँ कोई मूवमेंट ना हो, ठीक है। पार्टिकल्स इनमें भी थोड़े से, मतलब सॉलिड से थोड़ा दूर रहते हैं, ठीक है। बट इनमें क्या होता है, जैसे सॉलिड में होता था मूवमेंट नहीं होता था, बट लिक्विड में क्या होता है, मूवमेंट थोड़ा सा हो जाता है, ये इस साइड, ये इस साइड, ये इस साइड अपना मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, लिक्विड,
देखो मैंने क्या बोला, मैटर के अंदर पार्टिकल है, उस पार्टिकल की बात हो रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, दे आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड। एंड लास्ट इज गैसेस। इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट एंड देयर मूवमेंट इज इजी एंड फास्ट। आप अभी समझो, पार्टिकल्स जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स, पार्टिकल आपका बहुत दूर होता है, ठीक है। आप समझो, और गैसेस क्या होता है, गैसेस आप लोग जो ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड जो आप निकाल रहे हो, नाइट्रोजन गैस, सब कुछ गैसेस है, समझ लो। उनके पार्टिकल्स में भी आप देख लो कितना डिस्टेंस दूर रहता है, ठीक है। तो ये इजी मूव भी कर सकते हैं, मतलब दूर भी रहते हैं और इजी मूव कर सकते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, गैसेस, ठीक है। फ्री मूवमेंट होता है और फास्ट होता है, इजी एंड फास्ट, ठीक है। आपको समझा गैसेस क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंस समझा आपको। सॉलिड क्या होता है, पास, बहुत पास होते हैं, मूवमेंट नहीं होता उनका। लिक्विड का तो पास होते हैं बट मूवमेंट उनका थोड़ा थोड़ा होता है। एंड गैस इसकी पूरा बहुत दूर होते हैं पार्टिकल्स उनके है, और मूवमेंट अच्छा खासा फास्ट होता है, ठीक है। However, ये हो गया गैसेस का, आर फार टू क्लोज इन द गैसेस, ये हो गया। However, in gases the particles are far apart as compared to those present in solid or liquid state as they move is easy and fast, ठीक है। मतलब आपको अगर देखा जाए तो सॉलिड का सबसे पास होता है, फिर लिक्विड, फिर गैस, ठीक है। सॉलिड का सबसे पास होता है, लिक्विड का थोड़ा सा दूर होता है, गैस का बहुत दूर होता है, ठीक है। गैस का बहुत दूर होता है, तो ये आपको यहाँ पे ये समझना चाहिए। बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, देखो सब कुछ पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है। आपका जो भी स्टेट्स आ रहा है वहां पे मैटर का, सब पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे आ रहा है। अगर पार्टिकल पास हो रहा है तो सॉलिड ऐसा, ठीक है। बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि आपका सॉलिड में क्या पढ़ा है, सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। अब बोलो भाई साहब, पार्टिकल पास पास है, अरेंज में है, ऑर्डरली अरेंज है, तो भाई साहब उनका जो वॉल्यूम रहेगा और शेप रहेगा डिफरेंट ही रहेगा ना यार, इसलिए तो बोला है सॉलिड हैव डिफरेंट वॉल्यूम एंड डिफरेंट शेप, ठीक है। अब लिक्विड का क्या बोल रहा है, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डिफरेंट शेप। देखो वॉल्यूम और शेप में आपको डिफरेंस होना चाहिए। शेप मतलब क्या, जैसे आपने कोई सॉलिड चीज लिया, बुक ले लिया, तो उसका या तो रेक्टेंगल होगा, या तो सिलेंड्रिकल होगा, तो स्क्वायर होगा, कोई सा भी उसका शेप होता है। बट आप बोलोगे भैया लिक्विड का क्या शेप होता है, तो मुझे नहीं पता, लिक्विड का कोई भी शेप नहीं होता, उसको जिस कंटेनर में डालेंगे उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। जैसे आपने उसको सिलेंडर में डाला, जैसे आपने उसको कोई मग में डाला या कहीं पे ग्लास में डाला तो ग्लास का शेप ले लेगा। बकेट में डाला, बाल्टी में डाला तो उसका बकेट का शेप ले लेगा, तो उसका कोई शेप नहीं है लिक्विड का। बट हाँ, अगर पूछा जाए वॉल्यूम के बारे में तो बोलोगे हाँ, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। समझा आपको इतना, ठीक है। नाउ ये देखो आपको डायग्राम दिया गया सॉलिड लिक्विड गैस का, जो मैंने अभी बनाया था वही सब है। ये देखो सॉलिड सब पार्टिकल पास पास में, लिक्विड थोड़ा थोड़ा दूर है, मूवमेंट भी हो सकता है, गैस में बहुत फार होते हैं, ठीक है, बहुत दूर होते हैं, इसलिए सॉलिड लिक्विड गैस। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड लिक्विड गैस, ये हो गया। अब गैसेस का पढ़ते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा अभी सॉलिड में, सॉलिड में क्या होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, डिफिनिट शेप होता है। हमने लिक्विड के बारे में पढ़ा कि डिफिनिट क्या होता है, उसका वॉल्यूम तो होता है डिफिनिट कि हाँ भाई टू टू मतलब 200 सेंटीमीटर क्यूब या 2 लीटर या 5 लीटर, ये तो हमें पता है। जैसे आप कोई पानी लोगे, वाटर लेते हो, ठीक है। आप अगर बोलोगे भैया ये 2 लीटर का पानी है, मतलब 2 लीटर ये पानी है, ये 5 लीटर है, तो आपको वॉल्यूम तो पता है। बट मैं पूछूंगा इसका शेप बताओ, अब बोलोगे नहीं भैया मुझे नहीं पता। तो शेप के बारे में आप बता नहीं सकते लिक्विड का, बट हाँ आप वॉल्यूम के बारे में बता सकते हैं लिक्विड का, ठीक है। अब गैस की बात करते हैं। गैस का बोलोगे क्या, यहाँ पे 5 लीटर गैस है, या ये इतना गैस है, आप ना इसका शेप बता सकते हो ना वॉल्यूम बता सकते हो, तो वही बोल रहा है गैस हैव नाइदर definite volume nor definite shape. They completely occupy the space in the container in which they are placed. जैसे लिक्विड में हम लोग क्या करते थे, उसमें डाल के वो लिक्विड का वही शेप ले लेता था, गैस का भी वही चीज है, बट गैस में ये डिफरेंस है। गैस में आप यहाँ पे अगर आपका ये कंटेनर है, तो गैस अगर आप डालते हो तो ये पूरे कंटेनर को ही फिल कर लेगा गैस से, समझ रहे हो। ये है यहाँ लिक्विड में जैसे आपका होता था, लिक्विड अगर इतना ही तो इतना ही ऑक्यूपाई करेगा, बट गैस वाला आपका पूरा कंटेनर ऑक्यूपाई कर लेता है गैस से, वही बोल रहा है दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर विच दे आर प्लेस्ड। गैस के बारे में आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझा होगा, सॉलिड लिक्विड गैस के डिफरेंस और क्या होता है, ठीक है। दिस थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल बाई चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सबसे बड़ा जादू है।
मतलब आपने सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दिया, लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हो, गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हो, गैस को सॉलिड में चेंज करते हो। मतलब ये समझ लो आपकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर इंटर कन्वर्टिबल। ठीक है, आप कोई सा भी पार्टिकल सॉलिड लिया तो आपको गैस करना है तो आप टेम्परेचर प्रेशर से आपको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, गैस से आप सॉलिड लिक्विड बना सकते हो, गैस से सॉलिड बना सकते हो, अब लिक्विड से, मतलब इंटर कन्वर्टिबल है। ठीक है, जैसे सॉलिड को आपने, अच्छा अब ये आपको ये जो रिएक्शन लिखा है मैं आपको एक नॉर्मल प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने आइस ले लिया, ठीक है, आइस लिया आपने, आइस को अगर आप, आइस अपना क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में होता है, ये समझा आपको। जैसे मैं यहाँ पे फ्रेश बनाता हूँ, एक आप आइस ले लो, ठीक है, एक आइस लिया आपने, अब ये उसको आप क्या करोगे, हीट करो। हीट मतलब क्या, पहले तो ये इनिशियल स्टेट में ये सॉलिड में है, जैसे ही आप हीट करोगे क्या होगा, आपका वाटर बनेगा। ठीक है, वाटर बनेगा, वाटर मतलब क्या होता है, लिक्विड बन जाएगा, और उसको हीट करोगे तो आपका क्या बनेगा, गैस बन जाएगा। ठीक है, मतलब और हीट दोगे तो क्या क्या बनेगा, गैस। मतलब आपका जो मैटर था सॉलिड, आपका लिक्विड भी बन गया, गैस भी बन गया। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया गैस से हमें लिक्विड कैसे बनाएंगे, गैस है आपको, उसको कूल कर दो, लिक्विड बन जाएगा, और कूल कर दो, सॉलिड बन जाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल आपका आइस का ले लो, वाटर का ले लो, सब उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। ऑन हीटिंग, अभी वही जो रिएक्शन वही बता रहा है, ऑन हीटिंग अ सॉलिड यूजली चेंजेस टू अ लिक्विड। ठीक है, सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, एंड द लिक्विड अगर हम और फर्दर हीट करेंगे तो हमारा लिक्विड जो हो जाएगा, हीट फर्दर हीटिंग चेंजेस टू गैस। इन द रिवर्स प्रोसेस अ गैस ऑन कूलिंग liquefies to the liquid and the liquid on further cooling freezes to the solid। ठीक है भाई, आप आइस का एग्जांपल है यहाँ पे। चलिए तो उसको आगे बढ़ते हैं, इतना आपको अच्छे से समझा होगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन 1.2.2, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम लोग अभी क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, इन क्लास 9th, अपने क्लास 9 में पढ़े होगे, भले से अभी भूल गए होगे आप लोग। यू हैव लर्न दैट एट द मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल। मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, देखो, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रोस्कोपिक आपने सुना होगा, जो लैब में बायोलॉजी वाले यूज करते हैं बैक्टीरिया वैक्टीरिया करने के लिए, उसको बोलते हैं। और मैक्रो क्या होता है, बहुत ही बल्क, जो इंसान होता है, ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो बुक होते हैं, ये सब मैक्रोस्कोपिक है, बहुत बल्क, बहुत बड़ी लेवल में होते हैं, जैसे वाटर, ये वाटर का जो दिखता है सब। ठीक है, तो वही बोल रहा है, यू हैव लर्न द मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज अ मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। ठीक है, आपका जो मैटर होगा, ठीक है, जैसे आपका मैटर ऐसा हो सकता है कि आपने सिर्फ सॉलिड लिया, मैं बुक में, ठीक है, बुक है आपका, मतलब मैं सॉलिड में एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपने कुछ सॉलिड लिया, उसमें या तो प्योर होगा, सिर्फ जैसे आपने लिया चौक का, अपना अपना जो टीचर लोग बोर्ड पे चौक से लिखते हैं उसको ले एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपने चौक लिया तो या तो उसमें सिर्फ चौक होगा, या तो अगर कुछ उसमें मिक्स भी हो सकता है, उससे चौक के साथ कुछ अलग डाइस मिक्स होगा, कुछ और मिक्स होगा, तो उसके क्या बोलेंगे, या तो प्योर हो सकता है या तो मिक्सचर हो सकता है किसी का, सॉलिड लिक्विड का हो सकता है, लिक्विड गैस का, किसी का भी एक मिक्स हो। मतलब हम लोग एक जनरल देखा जाए तो मैटर को दो, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या तो प्योर होगा या तो मिक्सचर होगा। ठीक है, दिस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एट सोन इन फिगर 1.2। अभी हम 1.1.2 फिगर देखेंगे। when all the constituent particles of a substance are same in chemical nature, it's said to be a pure substance। सिंपल से बात है भाई साहब, अगर आपने सिर्फ चौक लिया या आइस लिया, सपोज आइस लिया आपने, ठीक है, सिर्फ वहां पे उस कंटेनर में सिर्फ आइस ही पड़े हुए हैं, तो अब तो प्योर सब्सटेंस है। आपने आइस के बाद कुछ और सॉलिड वहां पे मिक्स नहीं किया, कुछ और चीजें मिक्स नहीं, मतलब सपोज आपने क्या लिया, NaCl ले लिया और सॉल्ट आइस ले लिया, तो मिक्सर हो गया ना आपका, उसके साथ जो बना हुआ है, मतलब कम दो सॉलिड को, मतलब ए सॉलिड है और बी सॉलिड है, दोनों मिक्स करके आप ए बी बना रहे हो, तो ये तो मिक्सर हो गया। बट प्योर ए ये है, प्योर बी ये है। ठीक है, आप मिक्स करो तो उसको ए बी बन जाता है। वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि या तो आपका मिक्सर होगा या तो प्योर सब्सटेंस होगा। तो प्योर सब्सटेंस के लिए क्या डिफरेंस है बोल रहा है, व्हेन ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, देखो सबसे पहले आप पार्टिकल को ध्यान समझो, पार्टिकल का ही पूरा गेम चल रहा है यहाँ पे। सॉलिड लिक्विड गैस देखा हमने, पार्टिकल पे ही देखा। अब आप प्योर सब्सटेंस को कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन ऑल कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का, ठीक है, जो पार्टिकल है, आर सेम इन केमिकल नेचर, अगर वो सब पार्टिकल वाटर ही है या तो NaCl ही है, समझ रहे हो, सॉलिड जैसे आपने नमक लेते हो, NaCl का ही सब कुछ है वहां पे, तो उसको क्या बोलेंगे, प्योर बोलेंगे। ठीक है, Na सोडियम ही, अगर हमारा जो सॉलिड है सोडियम का ही है तो हम उसको प्योर बोलेंगे।
मतलब सेम सेम इन केमिकल नेचर होना चाहिए, उसका जो पार्टिकल होना चाहिए, ऑल कंस्टिट्यूट पार्टिकल सेम केमिकल नेचर के होने चाहिए, ठीक है। इट इज सेड टू बी प्योर सब्सटेंस, वो क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। अ मिक्सचर कंटेन्स मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल, मिक्सर में क्या होता है, मेनी टाइप्स होते हैं, मतलब प्योर मतलब एक से ज्यादा टाइप्स के पार्टिकल्स वहां पे होंगे, ठीक है, वही बोल रहे हैं। A mixture contains particles of two or more pure substance। देखो प्योर ए है, प्योर बी है, ठीक है। अगर इसको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। बट आपने क्या किया, ए और बी को क्या करो, मिक्स कर दो, आपका क्या कंपाउंड बन रहा है, मतलब ए बी बन गया, ठीक है, आपका कंपाउंड है एक ए बी बन गया। तो इसमें क्या प्योर सब्सटेंस का ए है, प्योर सब्सटेंस का बी है, आपने मिक्स कर दिया, वही बोल रहा है। ए मिक्सर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ किसका, टू आर, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, टू और मोर प्योर सब्सटेंस। जैसे आपने ए को प्योर लिया था, बी को प्योर लिया था, दोनों के प्योर सब्सटेंस को आपने मिक्स कर लिया, उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। विच मे बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो, कोई भी रेशियो में हो सकता है, ठीक है, 1:2, 3:2, 100:500, कितना भी रेशियो ले सकते हो आप। हेंस देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल, प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग मिक्सचर और कॉल इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। मेनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर, हमारे आसपास जो भी प्रेजेंट मतलब दिखा जाता है वो मेनली मिक्सचर ही होता है, ठीक है। प्योर फॉर्म में नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें मतलब मिक्सचर फॉर्म में रहता है। फॉर एग्जांपल अब शुगर, अब देखो शुगर सॉल्यूशन आया इन वाटर, जैसे आपने वाटर में क्या ऐड करो, वाटर है आपका, ठीक है, उसमें आप क्या ऐड करो, शुगर ऐड कर दो, शुगर ऐड करो, क्या देखो मिक्सर बना कि नहीं, शुगर वाटर का, तो वो क्या हो गया, मिक्सर हो गया। एयर, अब बोलो एयर तो एयर प्योर है कि हमारा क्या मिक्सचर है, तो अब मैं आपको बता दूं एयर में आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे गैस है, तो एक मिक्सचर ही तो है। हमें दिखता नहीं, हमें तो ये अभी हम आगे देखेंगे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, अभी हमारा एक मिक्सचर ही तो है, ठीक है। आप सिंपल से समझो, प्योर सब्सटेंस मिक्सचर क्या होता है ये समझो बस। एयर आपका मिक्सचर हो गया, टी जो आपका मिक्सचर हो गया, ऑल आर मिक्सचर। अ मिक्सचर में बी होमोजीनियस आर हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पे देखो वर्ड आया है, आपका मिक्सचर तो हो गया, प्योर सब्सटेंस तो अलग हो गया। अब जो आपका मिक्सचर है उसमें भी दो टाइप्स के हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। अब देखो होमोजीनियस क्या होता है, जैसे आपका एयर हो गया, ठीक है, हमें सिर्फ एक ही लेयर दिखता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कहीं सॉलिड कहीं लिक्विड कहीं गैस, ऐसा कुछ नहीं, हमें सिर्फ एक नॉर्मल दिखता है गैस, ठीक है, तो एक लेयर। तो होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके वो क्या होते हैं, कंप्लीटली मिक्स होते हैं ईच अदर। दिस मीन्स पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट, जो पार्टिकल्स होते हैं ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the bulk of the mixture and its composition is uniform throughout। देखा आपने डिफिनेशन ध्यान से समझना ये वाला, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर किसको कहते हैं, द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, जो ऐसा कंपोनेंट जो कंप्लीटली मिक्स हो जाए। दिस मीन्स, इसका मतलब कि पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, वो जो पार्टिकल कंपोनेंट, जो कंपोनेंट्स का पार्टिकल है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है, एंड uniformly distributed the bulk of the mixture and its composition is uniform throughout। जैसे आपने यहाँ पे वाटर और शुगर लिया, ठीक है, वही एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे वाटर और शुगर का एग्जांपल लेते हैं। आप अब मिक्स कर लिया, अच्छा खासा आपका पूरा मिक्सर बन गया, ठीक है। अब आपको बोलो कि आप यहाँ का वाटर उठाओ तो भी आपको उतना ही मीठा लगेगा। अब मैं बोलूँ आपको यहाँ से उठाओ वाटर तो भी आपका मीठा, भाई देखिए यूनिफॉर्म रहता है उनका, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ ज्यादा मीठा यहाँ पे कुछ कम मीठा, ठीक है, एक यूनिफॉर्म हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। sugar solution and air or the example of homogeneous mixture, ठीक है। In contrast to this, in a heterogeneous mixture the composition is not uniform throughout and sometimes different components are visible, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो heterogeneous होता है उसमें क्या होता है, हमारा जो composition होता है यूनिफॉर्म नहीं होता है। जैसे आपने कोई यहाँ पे, अब ये देखो मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ तो आपको और अच्छे समझेगा। जैसे आपने क्या लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने वाटर लिया, उसमें आप सैंड डाल दो, सैंड बालू। आप यहाँ पे बालू डालोगे तो यहाँ पर अगर आप बालू डालोगे आपका यहाँ पे कुछ और रहेगा, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट और रहेगा, यहाँ पे कुछ, मतलब एक यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। वही बोल रहा है, इन अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल। और हमें यहाँ पे सैंड भी दिखता है, वाटर भी दिखता है, अलग अलग, ठीक है, हमें अलग वही दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट और शुगर को मिक्स कर दो आप, या ग्रेन्स एंड पल्सेस, पल्सेस मतलब दाल हो गया, along with some dirt, ठीक है, ये सबका हेट्रोजीनियस हो गया, आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यू कैन थिंक ऑफ मेनी मोर एग्जांपल ऑफ मिक्सचर विच यू कैन कम अक्रॉस इन द डेली लाइफ। अब बहुत कुछ सोच सकते हो इस पे।
It is worthwhile to mention here that the components of a mixer can be separated by using physical method such as simple hand picking, filtration, crystallization, distillation. अब ये क्या है, जैसे आपको कोई भी मिक्सर को सेपरेट करना है, आप बहुत कर हीटिंग भी कर सकते हो। हैंड पिकिंग मतलब आपने जैसे चावल में से करते ना, जैसे कोई गांव में ऐसे चावल से हम लोग निकालते मतलब कंकड़ निकालते हैं, हैंड पिकिंग उसको बोलते हैं, हैंड से ही निकाल देते हैं, उसको अलग कर देते हैं, ठीक है, दो अलग मिक्सचर को। फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, फिल्टर कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जैसे हीट कर देंगे उसको एक लिक्विड फॉर्म में, फिर उसको फिल्टर मारेंगे तो हमारा क्रिस्टल प्योर फॉर्म का क्रिस्टल बनता है, ठीक है, उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। डिस्टिलेशन होंगे, ऐसे हम लोग उसको मतलब मिक्सर को अलग अलग कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लेंदी है बट चलेगा, सीखते हैं हम उसको। प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर, ठीक है, जो प्योर सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, मिक्सचर से डिफरेंट होता है। अभी हमने समझा मिक्सर क्या होता है, दो दो अलग अलग प्योर सब्सटेंस के कंपोनेंट मिक्स होके मिक्सर बोलते हैं। और अगर प्योर रहा तो प्योर पार्टिकल्स या प्योर कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल्स रहा तो उसको प्योर बोलेंगे, ठीक है। तो आपने देखा मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है उसका जो ये रहता है ये रहता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन फिक्स रहता है। जैसे सोडियम है तो उसका फिक्स कंपोजिशन होगा, ठीक है, ऐसा ही कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया। सम एग्जांपल ऑफ मतलब प्योर सब्सटेंस, जैसे आपका कॉपर का एक प्योर कंपोजिशन होता है, सिल्वर का होता है, गोल्ड का, ये सब आपके प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल है। ग्लूकोज कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड रेशियो। जैसे आपका ग्लूकोज का क्या होता है, एग्जाम ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है एंड ऑक्सीजन भी है, एक फिक्स्ड रेशियो में 6 12 6, ठीक है, इन अ फिक्स्ड एंड इट्स पार्टिकल आर सम ऑफ सेम कंपोजिशन। हेंस लाइक ऑल अदर प्योर सब्सटेंसेस ग्लूकोज हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन। आप ग्लूकोज क्या बोलोगे, एक फिक्स्ड कंपोजिशन बोलोगे, ठीक है। और इसको क्या बोलोगे, प्योर सब्सटेंस बोलोगे, सिर्फ वहां पे ग्लूकोज ही है, वहां पे बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूजन मत हो कि यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन, अरे मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ, ग्लूकोज सिर्फ वहां पे ग्लूकोज है, वहां पे कुछ और सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, आपका शुगर नहीं, वहां पे कुछ और नहीं है, तो सिर्फ ग्लूकोज का ग्लूकोज ही रहना चाहिए, ठीक है, ऐसा इसको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस में। ऑल्सो इट्स कंस्टिट्यूएंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल फिजिकल मेथड। आप इसको सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं करते, मतलब आप हीट कर दो कार्बन अलग हो गया, हाइड्रोजन, ऐसा कभी आपने देखा नहीं होगा, ठीक है, ये सब प्योर एक मॉलिक्यूल रहता है अच्छा खासा। प्योर सब्सटेंसेस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। देखो अभी आपने क्या मैटर में देखा आपने, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू होता है, मैटर आपने देखा, प्योर सब्सटेंस देखा, ठीक है, और यहाँ पे क्या देखा, मिक्सचर देखा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, मिक्सचर में आपने देखा कि होमोजीनियस देखा और हेट्रोजीनियस देखा, आपने एग्जाम्पल में उसको समझ लिया। अब आप क्या देख रहे हो, प्योर सब्सटेंस में देख रहे हो कि प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है एलिमेंट्स, एक होता है कंपाउंड, ठीक है। तो अब इतना आपको आइडियाज लग रहा हो कि चैप्टर में चल क्या रहा है, हम लोग कहाँ पे थे, कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम। अगर एलिमेंट्स में, अब देखो एलिमेंट्स में क्या हो रहा है, जो एटम्स होते हैं, एटम्स आपको पता होगा, आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो आगे पढ़ोगे, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कोई भी मैटर का, कोई भी पार्टिकल का, ठीक है। जैसे सोडियम एटम से ही आपका धीरे 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 जोड़ के एक एलिमेंट बनता है, ठीक है। तो अगर एक ही एलिमेंट से बना होगा, अगर एक ही एटम से बना होगा, वन टाइप ऑफ एटम से बना होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। दिस पार्टिकल में एग्जिस्ट एज एटम्स और मॉलिक्यूल, या तो एटम में हो सकता है या तो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल यहाँ पे कैसे बोलेंगे, H2O का अगर आपने पूरा ऐसे एक H2 आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल से आपका एलिमेंट बनता है या वो बनता है, ठीक है। यू मे बी फैमिलियर विथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स from the previous classes. However, you will learn studying about them in detail in unit 2, ठीक है, आप यूनिट 2 में अच्छे से जिसको डिटेल में पढ़ोगे। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। देखो ये इसमें एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, सिंपल वन टाइप ऑफ एटम से बने होंगे। देखो आपका सोडियम क्या होगा, सिर्फ Na होता है यहाँ पे, ठीक है, बाकी कुछ नहीं होता। कॉपर Cu होता है, सिल्वर Ag होता है, तो ये क्या होता है, ये सब एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओनली वन टाइप ऑफ एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बनेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। एक होता है एलिमेंट्स, एक होता है कंपाउंड, ठीक है। देयर ऑल एटम्स आर ऑफ वन टाइप, उसके जो एटम्स होते हैं ओनली वन टाइप के होते हैं। हाउएवर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर। सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम और कॉपर
contain atoms as their constituent particles, ठीक है, whereas in some other the constituent particles are molecules which are formed by two or more atoms, ठीक है। अगर हमारा जो भी कम मतलब ये रहेगा कि एक एटम से ज्यादा मिक्स हो, मतलब सोडियम एटम भी है, हमारा क्लोरीन एटम हो गया, ठीक है। अब इसको मिक्स किया तो हमारा क्या बनेगा आप समझ लो। अगर ओनली वन टाइप ऑफ एटम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा एटम से मतलब बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, आप समझदार हो, आप आगे आंसर दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स in which two atoms combine to give their respective molecules. This is illustrated in figure 1.3. आपको इतना समझा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये हाइड्रोजन का एटम्स है, ये ऑक्सीजन का, ये नाइट्रोजन का, कॉपर। देखो कॉपर एक नहीं है, ऐसे हजारों एटम्स होंगे, हजारों लाखों अरबों एटम्स होंगे, ठीक है। लेकिन एक सिंगल कॉपर ही, ये पूरे जो मॉलिक्यूल कॉपर का बनेगा, ठीक है, जो भी बनेगा ये कॉपर से ही बनेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे एन एटम ऑफ, एक हाइड्रोजन एटम है, एक अनदर हाइड्रोजन एटम, तो उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन का एक एटम है, वैसे एक दूसरा ऑक्सीजन का एटम, उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब समझ रहे हो आपको एटम से ही मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, ठीक है। अब देखो कंपाउंड के बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे क्योंकि हमें एलिमेंट्स के बारे में पूरा आइडिया आ गया, ठीक है। when two or more atoms of different element, देखो when two or more atom, दो या दो से ज्यादा एटम्स, एटम्स की बात कर रहे हैं, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जैसे एलिमेंट क्या होता है आपने अभी देखा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ये सब आपके एलिमेंट्स है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बने हैं, ठीक है। अब भाई क्या बोल रहे हैं, आप दो एटम ले लो, एक हाइड्रोजन ले लो, एक Na ले लो, या एक Cl ले लो, एक Na ले लो, ठीक है। आपने सोडियम एटम लिया, एक क्लोरीन एटम लिया, वही बोल रहा है व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एक सोडियम अलग एलिमेंट है, ये आपका क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है, ठीक है। उसको क्या करो, कंबाइन टुगेदर इन अ डिफरेंट रेशियो, ठीक है। द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज ऑब्टेन, हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा, समझा आपने, ठीक है। Moreover, the constituents of a compound cannot be separated into simpler substances by physical method. अब ये क्या बोल रहा है, देखो आपका NaCl बन गया, अब आप बोलोगे भैया हम इसको हीट मार के Na अलग कर दे, Cl अलग कर दे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये फिजिकल मेथड से तो नहीं होगा, फिजिकल मेथड जैसे हीटिंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, हैंड पिकिंग हो गया, इस सब से मेथड से अलग नहीं होगा, ठीक है। दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल, हाँ केमिकल मेथड से आप उसको रिएक्शन करोगे तो Na प्लस अलग होगा, ठीक है, वो अलग मैटर, लेकिन आप फिजिकल मेथड से इसको अलग नहीं कर सकते कंपाउंड को। एग्जाम्पल ऑफ सम कंपाउंड्स आर वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो का इसमें वाटर में क्या होता है, वाटर मतलब H2O, आपका हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, दोनों कंबाइन करके एक आपका कंपाउंड बन गया, ठीक है। ऐसे अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 हो गया, NH3 में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। शुगर हो गया, C12H22O11, ठीक है, एटसेट्रा। द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिप्रेजेंटेड इन इतना, ठीक है, फिगर 1.4। अब क्या, नोट दैट वाटर मॉलिक्यूल कंप्राइजेस टू हाइड्रोजन एटम्स, अभी जो बता रहा हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। वही बताओ वाटर मॉलिक्यूल कंप्राइजेस टू हाइड्रोजन एटम्स एंड वन ऑक्सीजन एटम। सिमिलरली अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में आप बताओ क्या होता है, एक कार्बन एटम, दो ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अपने आप रास्ता अपना बनाते चलो, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते चलो, रास्ता बनाते चलो। ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है इस वीडियो का, ठीक है। carbon atom. Thus the atom of different elements are present in a compound in a fixed and definite ratio, and this ratio is characteristics of a particular compound. Also, the properties of a compound are different from those of its constituent element. For example, hydrogen and oxygen are gases, whereas the compound formed by their combination, that is water, is a liquid. मजे की बात यह है कि आपका हाइड्रोजन गैस है, आपका ऑक्सीजन गैस है, दोनों कंबाइन कर दो, ठीक है, कंबाइन कर दो, बनेगा वाटर, ये लिक्विड हो गया। सोचो कितना जादू है केमिस्ट्री, कितना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। गैस गैस को मिक्स करके आप लिक्विड बना दे रहे हो, कितना मजेदार है, ठीक है। दैट इज वाटर इज अ लिक्विड। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड। अब ये क्या मतलब है, जैसे ही आप कोई मेटल को एसिड में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी आप रिएक्शन पढ़े होंगे, मेटल को एसिड में, आप कोई भी मेटल ले लो, कोई भी मेटल ले लो, आयरन ले लो या सोडियम ले लो, कोई भी, उसको एसिड में से HCl ले लो, H2SO4 डालो, ठीक है। आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, निकलता है वहां पे, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन गैस को आप अगर फायर दोगे तो पॉप पॉप करके आवाज आएगा उसका, ठीक है, वही बोल रहे हैं, पॉप साउंड से वो जलता है। एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। देखो हाइड्रोजन आपका जल रहा है, फायर के साथ जल रहा है, और ऑक्सीजन उसको क्या कर रहा है,
एंड ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब हेल्प करता, अगर ऑक्सीजन है तो फायर होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों फायर मतलब आग के लिए अच्छे खासे दोस्त हैं इनके, मतलब फायर का देखा जाए तो हाइड्रोजन भी दोस्त है, ऑक्सीजन भी दोस्त है, बट भाई साहब जब ये मिक्स होते हैं ना तो ये वाटर बनाता है जो फायर का दुश्मन में निकल गया, ठीक है। ठीक है, सपोर्टर ऑफ, देखो आपने हाइड्रोजन लिया, जो हाइड्रोजन मतलब एक सिंपल से देखा जाए, हाइड्रोजन आपका और ऑक्सीजन जो होता है ये फायर को हीट मतलब हेल्प करते हैं, हीट मतलब जलने में, बट आपका जब मिक्स करोगे इन दोनों को तो वाटर बनेगा जो फायर को मतलब बुझाते हैं, आग को बुझाने के लिए काम होता है, ठीक है। बट वाटर इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही, आगे का वीडियो नेक्स्ट, आगे का जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।